सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या है इस चैप्टर का। देखिए क्लास 12th में पहले तो जनरल प्रोबेबिलिटी, फिर आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर बेस थ्योरम और लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 सेक्शन है आपकी क्लास 12th के। सो लेट अस स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब भाई प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज थ्योरी ऑफ चांस, कि किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है। अब भाई इवेंट क्या है, तो उसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम के बारे में आपको नहीं पता। जैसे अगर आप थ्रो ऑफ कॉइन करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो ये तो हमें पता है कि हेड और टेल आएंगे, पर ये नहीं पता कि क्या आएगा, उसकी आउटकम क्या होने वाली है, ये नहीं पता। आपको पता है क्या कि हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं पता। तो इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। या हम कहें कि ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, हमें नहीं पता कि क्या कौन सा पत्ता आने वाला है, ड्राइंग ऑफ कार्ड। तो ऑल दीज इवेंट्स हुज आउटकम इज नॉट नोन आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम के बारे में आपको ना पता हो, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का छोटा सा हिस्सा इवेंट कहलाता है। इवेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का छोटा सा हिस्सा। सपोज कीजिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरे पास थ्रो ऑफ डाइस, और इवेंट है कि ऑड नंबर कम्स। तो एक्सपेरिमेंट हो गया थ्रो ऑफ डाइस, इवेंट उसका छोटा सा हिस्सा। अब इस इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं डाइस फेंकने पे? 1, 3 और 5। तो क्या हमने शिक्षा ली? प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, इवेंट हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के कारण होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? जिसको करने पे आउटकम क्या आने वाला है वो नहीं पता हो हमें। आउटकम्स तो पता हो, आउटकम क्या है वो ना पता हो। और इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। बात यहां तक समझ गए? तो भाई सपोज कीजिए, ये अब एग्जांपल लिखा ही हुआ है, हमें कहा जाए कि डाइस फेंकने पे ऑड नंबर आने का चांस क्या होगा। तो भाई कितने लोग ए के फेवर में हैं? 3, और डाइस फेंकने पे टोटल इवेंट्स कितने आएंगे? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना 1/2। तो ये तो ही छोटी सी बात। अब शुरू करते हैं अपना बड़ा काम कि जनरल प्रोबेबिलिटी। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर जनरल प्रोबेबिलिटी। भाई एक बात सारे दिमाग में डालिए, जब तक काम खत्म ना हो तब तक प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। Until and unless the work is finished, you go on multiplying the probability. अब सपोज कीजिए आपके पास 2 बैग हैं, ये बैग ए है और ये बैग बी है। बैग ए में मान लीजिए मेरे पास 2 रेड बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं, और बैग बी में मान लीजिए मेरे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। ये मेरे पास 2 बैग्स हैं। और भाई हमें कहा जाए कि एक बैग चूज किया, 1 बैग इज सिलेक्टेड, 1 बैग इज सिलेक्टेड एंड 1 ball is drawn from it and is inserted in another bag, inserted in other bag,
दोबारा एक बैग हमने चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल को हमने दूसरे बैग में डाल दिया और दूसरे बैग में से 1 बॉल इज ड्रॉन। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल आए, रेड बॉल कम्स। सो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या डेटा है हम समझते हैं। हमारे पास 2 बैग्स हैं, एक बैग में 2 रेड बॉल हैं, 3 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में 3 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल है, और ये भी कि सारी बॉल्स डिफरेंट साइज की हैं, ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब भाई हमें कहा गया कि एक बैग चुनो, उसमें से एक बॉल निकालो, उस बॉल को दूसरे बैग में डालो, दूसरे बैग में से एक बॉल निकालो, क्या संभावना कि वो बॉल रेड निकले। दोबारा, एक बैग चुनो, उसमें से एक बॉल निकालो, वो बॉल को दूसरे बैग में डालो, दूसरे बैग से एक बॉल निकालो, क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल निकले। ये हो गया क्वेश्चन जनरल प्रोबेबिलिटी का। और स्टूडेंट्स, मैंने कहा है आपको कि एक बात याद रख लीजिए कि जब तक काम नहीं खत्म होता तो प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो लेट अस स्टार्ट कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। अब मेरे बच्चे, क्या कहा गया है कि एक बैग चूज किया। सपोज कीजिए मैं इस बैग का नाम ए रख देता हूं, इसका बैग का नाम बी रख देता हूं। अब प्रोबेबिलिटी है, संभावना, यहां देखिएगा केस क्या बनेंगे। मैंने ए बैग चूज किया, उसने कहा उसमें से एक बॉल निकाली, उसमें से एक बॉल निकाली, उसको, उस बॉल को फिर आपने बी बैग में डाला, फिर बी बैग से आपने एक बॉल निकाली, क्या संभावना वो रेड थी। एक तो ये सीन हो गया है ना। फिर दूसरा सीन क्या होगा, या हो सकता है आपने बी बैग चुना, उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल को आपने ए बैग में डाला, ए बैग से एक बॉल निकाली, क्या संभावना कि वो रेड थी। यही 2 सीन हो सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं। भाई ए बैग चुना, हमारे पास कितने बैग हैं, 2 बैग हैं, 2 बैग में से एक बैग चुनने की संभावना कितनी होगी, 1/2। अब जैसा मैंने कहा, काम नहीं खत्म हुआ, जब तक ना खत्म हो प्रोबेबिलिटीज को क्या करते जाना, मल्टीप्लाई। अब भाई उसमें से एक बॉल चुनी, तो धैर्य, आपने बैग ए चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। उस बैग में से एक बॉल चुनी, वो बॉल कौन सी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। सपोज कीजिए उसमें से रेड बॉल आई। अब हमने कितनी बॉल्स चुनी है, एक बॉल चुनी है, रेड कितनी है वहां पे, 2, तो 2 में से एक रेड आई, मतलब 2C1, और टोटल बॉल्स कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 5C1। तो ये क्या हुआ, बैग ए चुना, उसमें से रेड बॉल निकाली, अब वो जो रेड बॉल है उसको बी में डाल दिया। अब बी में रेड कितनी हो गई है, बी में रेड 4 हो गई है, और व्हाइट कितनी है, 2। अब बी में से मैंने एक बॉल निकालनी और वो रेड होनी चाहिए। अब भाई जब आपने ए वाली रेड बॉल बी में डाल दी है तो बी में रेड कितनी हो गई है, 4। अब हमने निकालनी रेड ही है, तो 4C1, 4 रेड होगी थी, 2 व्हाइट है, तो टोटल कितनी होगी, 6 डिवाइडेड बाय 6C1। ये काम खत्म हुआ। तो भाई दोबारा ए बैग चुना, उसमें से रेड बॉल निकाली, रेड बॉल को बी में डाला, बी से फिर रेड निकाल लिया, या। और याद रख लीजिए जब भी कभी या आए तो हमेशा प्लस डलता है, या इसको ऐसा कहे, जब काम फिनिश हो गया तो वी पुट अप पॉजिटिव साइन, जब काम नहीं खत्म होता तो तब तक हम क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब फिर सीन करते हैं, ए बैग चुना, ए बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। उसमें से व्हाइट बॉल आई, व्हाइट बॉल आने की क्या संभावना होगी, उसमें से व्हाइट बॉल आए, नहीं अभी भी
क्योंकि प्रोबेबिलिटी संभावनाओं का खेल है। अभी आपने ए बैग चुना है, उसमें से रेड निकाली है, हो सकता है ए बैग चुनने पे व्हाइट निकली हो, तो वो भी केस देखना है ना। तो भाई ए बैग चुना 1/2, उसमें से व्हाइट बॉल आई तो वो 3C1 डिवाइडेड बाय व्हाट 5C1। अब भाई साहब व्हाइट बॉल को हमने बी में डाल दिया तो बी में कितनी व्हाइट होगी 3, और रेड कितनी है 3। अब पर बी में से हमने एक बॉल निकालनी और वो कौन सी होनी चाहिए रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड वहां पे 3 ही है तो 3C1 डिवाइडेड बाय 6C1। तो ये जनाब केस बने हैं, ए बैग चुना उसमें से एक बॉल आई, अब एक कौन सी हो सकती, रेड भी हो सकती थी व्हाइट भी हो सकती थी, तो दोनों केस ले लिए मैंने, बात समझ गए। अब दूसरा सीन इसका बिल्कुल सेम है कि भाई बी बैग चुना, बी बैग के आने की संभावना 1/2, बी में से रेड बॉल आई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3C1 डिवाइडेड बाय 5C1। रेड बॉल को हमने ए बैग में डाला, ए में रेड 3 हो गई है, व्हाइट 3 है, निकालनी हमने रेड ही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी 3C1 बाय 6C1। वेरी गुड हो गया जी। या अब भाई बी बैग चुना 1/2, उसमें से कौन सी बॉल निकाली, व्हाइट निकाली, तो व्हाइट की संभावना क्या 2C1 अपॉन कितना 5C1, और व्हाइट को हमने डाल दिया इसमें तो कितनी व्हाइट हो गई 4, और कितनी रेड है 2, निकालनी हमने रेड ही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी 2C1 डिवाइडेड बाय व्हाट 6C1। सो जेंटलमैन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रोबेबिलिटी। बोर्ड्स में ऐसा भी हुआ था कि जनरल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डल गया था। बस इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब तक काम खत्म ना हो तब तक प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते रहें, और जैसे काम खत्म हो जाए तो प्लस डाल दीजिए। आई बिलीव यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। तो आप नोट्स बना सकते हैं, हम पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर जाएंगे आज के आज। तो भाई स्टूडेंट्स एक बारी दोबारा, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, और इवेंट हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के कारण होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसकी आउटकम ना पता हो। आउटकम्स तो पता है, डाइस फेंकेंगे ये तो पता है 1 2 3 4 5 6 आएगा, पर क्या सर्टनली आएगा वो नहीं पता। और इवेंट एक्सपेरिमेंट का सब पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा। और इस चैप्टर का दो स्टूडेंट्स who have joined late, we have started probability, and the structure of class 12th probability is the first part is general probability, second is conditional, third is independent event, fourth is Bayes theorem, and fifth is probability distribution. तो भाई हमने जनरल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो सीख लिया, अब बढ़ते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करते जाइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलिए करते हैं शुरू। जैसे नाम से बता रहा है कि कंडीशन कोई होगी, उसके आधार पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस चीज को समझते हैं। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये दो चीजें होंगी, एक ऐसी और एक ऐसी। मतलब पहले मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि ये चक्कर क्या है। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है जी, ये जो स्लैश था डाल दिया, गिवन बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और नीचे पढ़ा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या साधारण भाषा में कहिए जो नीचे है वो गिवन है। अब ये गिवन शब्द का क्या मतलब है ये भी हम सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, नीचे वाले का मतलब।
अब मेरे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम दोनों चीजें सीखेंगे कि भाई वैसे तो बोर्ड्स में आपने फॉर्मूले से कर लेना है, पर आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, ये क्या चक्कर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या है, ये गिवन शब्द का क्या मतलब है, तो बड़ी ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला पहले तो लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पहले तो ये आप लिख लीजिए, ये दोनों के रिजल्ट्स हैं कि ए गिवन बी, ये जो नीचे है वो नीचे है, ऐसे याद कर लीजिए, जो नीचे है वो नीचे है, और ऊपर क्या आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जो नीचे है वो नीचे है, और ऊपर क्या आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और इंटरसेक्शन शब्द का मतलब आप लोग बचपन से सीखते आए हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों होने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मीनिंग। सपोज कीजिए ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि बी आ गया है, बी आ गया है, ये क्या मतलब, कहां आ गया है, बी आ गया है, उसका मतलब कि बी सैंपल स्पेस बन गया है। उस सैंपल स्पेस में ए की संभावना क्या, यानी बी सैंपल स्पेस बन गया, इस सैंपल स्पेस में ए का चांस क्या है, ए का चांस क्या है, ए का चांस क्या है, दोबारा कि भाई बी सैंपल स्पेस बन गया है, उसमें ए की संभावना क्या है, मेरे ख्याल से अभी नहीं पता लगा होगा, दोबारा समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब बी आ गया है, बी मतलब सैंपल स्पेस बन गया है, उसमें ए की संभावना क्या है। एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा जाएगा दिमाग में। सपोज कीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, एक पत्ता निकाला, और भाई एक इवेंट, इवेंट क्या है जी, एक्सपेरिमेंट का छोटा हिस्सा। सपोज कीजिए ए इवेंट है कि किंग कम्स, राजा आया, और बी है क्लब कम्स, क्लब का मतलब चिड़ी का पत्ता आया, राजा हम समझते हैं कि। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालिए, तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम मतलब से करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या मतलब है। क्या सिखाया था मैंने कि बी आ गया है, मतलब चिड़ी के पत्ते आ गए हैं, चिड़ी के पत्ते आ गए हैं। भाई अगर आप ताश खेलते हैं या जानकारी है, तो चिड़ी के पत्ते जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं, एक इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चिड़ी के पत्ते आ गए हैं, चिड़िया के पत्ते आ गए हैं। कितने पत्ते आ गए हैं, 13, मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया, ये आ गया भी। उसमें ए का कितना चांस, इसमें ए का कितना चांस, हु इज ए किंग, इसमें राजा आने की संभावना क्या है। अब भैया इसमें राजा तो एक ही है, तो क्या संभावना हुई, 1C1, C1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक पत्ते निकालने का है, 1C1 अपॉन 13C1, यानी इस सवाल का आंसर 1/13 है। मैं दोबारा समझा देता हूं, कईयों के दिमाग में ना गया हो। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब ये जो बी है वो सैंपल स्पेस बन गया। बी कौन था, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी आ गई, चिड़िया के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते आ गए। दिस मींस दिस 13 कार्ड्स बिकम्स द सैंपल स्पेस। उस 13 कार्ड्स में ए की संभावना क्या है, ए क्या, राजा आया,
तो इसमें राजा तो एक ही है ना, 1C1, एक में से एक आ गया डिवाइडेड बाय 13C1, ये इस बात का मतलब है। अब अगर और क्लैरिफाई करना है तो हम उल्टा करके चलते हैं। तो सपोज कीजिए जनाब, सपोज कीजिए कि कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालिए। नो जेंटलमैन, कौन आ गया? ए आ गया। ए कौन है? राजे आ गए हैं। राजे कितने होते हैं ताश में? 4, मतलब 4 राजे आ गए हैं। एक बादशाह पान का आ गया है, एक बादशाह चिड़ी का आ गया है, एक बादशाह हुक्म का आ गया है, और एक बादशाह ईंट का आ गया। 4 राजे आ गए हैं। ये मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया। उस 4 राजों में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने? बी की। और बी कौन है? क्लब। तो भाई यहाँ पे क्लब आपको कितने नजर आ रहे हैं? 1। तो मतलब क्या आंसर आया? 1C1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4C1. सो द आंसर विल बी 1/4. I believe you people have understood what is the meaning of conditional probability. Am I right? परंतु पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे। मतलब चाहे हमें पता है, पेपर में हमने ऐसे नहीं करना। पेपर में हमने करना है फॉर्मूलों से। ये जो मैंने आपको कहानी बना के दिखाई है, उसके आधार पे जो फॉर्मूले बनाए गए वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं आपको पिछला क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के अनुसार करके दिखा देता हूं, सामने देखते जाइएगा। अब मेरे बच्चे कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, और इवेंट ए था। इवेंट ए क्या था? इवेंट ए था किंग कम्स, और इवेंट बी था क्लब कम्स। नो, the demand is probability of a given b की probability। तो भैया पीछे से हम आंसर तो देखें। probability of a given b आया था मेरे ख्याल से 1/13, मैंने इरेज कर दिया। अब हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। वहां पे बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड a given b, फटाफट फॉर्मूला लगाइए, probability of a intersection b डिवाइडेड बाय probability of b। अब इंटरसेक्शन, कईयों को ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी आती। इस सादी भाषा में, साधारण भाषा में, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, राजा भी आना चाहिए, चिड़ी का पत्ता भी आना चाहिए। ये जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो रही हैं, ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट पूरी ताश में हो रही हैं, मतलब 52 पत्तों में हो रही हैं। दोबारा, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, राजा भी आना चाहिए, चिड़ी भी आनी चाहिए। ऐसा एक ही पत्ता होता है राजा चिड़ी का। तो मतलब 1C1 ओवर कितना? 52C1, ऊपर वाले की ये प्रॉपर्टी आ गई, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की संभावना, बी क्या है? चिड़ी का पत्ता। कितने चिड़िया के पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13C1 ओवर 52C1। जेंटलमैन 52C1 कैंसिल हो गया। 1C1 1 होता है, 13C1 13 होता है। तो देखिए आप आंसर आ गया 1/13। तो यानी क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आएगा, आपने मतलब आपने किससे कहा है, समझ गए? अब इसी चीज को हम रिपीट करते हैं दूसरा केस निकालने, दैट इज फाइंड प्रोबेबिलिटी बी। सो जेंटलमैन, सपोज कीजिए बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या फॉर्मूला था? ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बादशाह भी आना चाहिए, चिड़ी भी आना चाहिए। एक ही पत्ता होता है जो बादशाह चिड़ी का होता है। मतलब 1C1 ओवर 52C1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब चिड़ी आनी चाहिए। ऐसे चिड़ी के ये मैंने उल्टा लिख दिया जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आई एम सॉरी, जो नीचे है वो नीचे है। दोबारा,
हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब राजा आना चाहिए। ताश में कितने राजे होते हैं? 4, 4 में से कोई एक डिवाइडेड बाय 52 में से कोई एक, 52C1 कैंसिल हो गया, 1C1 1 होता है, 4C1 4 होता है, आंसर आ गया 1/4। तो आप देख सकते हैं मतलब से भी वही आए थे रिजल्ट्स, डेफिनेशन और फॉर्मूला से भी वही आए हैं। तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यू आर गेटिंग दिस। अब भाई पेपर में क्या खेल लेंगे, वो आपकी सेट थ्योरी की जानकारी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बीच में डाल देंगे। अब स्टूडेंट लोग अक्सर दिक्कत महसूस करते हैं सेट थ्योरी की जानकारी में, तो मैं कुछ बातें आपको समझाऊं, छोटी छोटी बातें हैं। जेंटलमैन, ए यूनियन बी, यूनियन का क्या मतलब कि ए और बी दोनों आ गए, ए और बी दोनों आ गए, कॉमन वाला एक ही बार आया, ये ए यूनियन बी का मतलब हो गया। और ए इंटरसेक्शन भी सिर्फ कॉमन आए, ए इंटरसेक्शन बी, या उल्टा यू का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, कॉमन वाला एक बार ही आया। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला आया। फिर स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। देन there are some results which are very basic. Probability of A union B, that is probability of A plus probability of B minus intersection B. एक ये बात होगी। फिर भाई किसी इवेंट के होने का चांस प्लस उसके ना होने का चांस इज ऑलवेज कितना? 1। भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से छोटी होगी और 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, संभावना नेगेटिव कैसे हो सकती, और संभावना 100% से भी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, and if the probability is 1 this means that the event is sure, and if the probability is 0 this means the probability is what you call not possible, event is not possible. Now gentlemen, कुछ और बातें बहुत जरूरी। कई बारी वो खेल जाएगा इस तरह से, ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऐसे पेपर में खेल लेगा, तो तब स्टूडेंट कहेंगे कि भाई हमें तो फॉर्मूला आता नहीं, करना कैसे है? तब वेन डायग्राम का सहारा लेना। ये जो बॉक्स हो गया ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट। उस क्वेश्चन में जो बाकी सेट होंगे वो इसके सब सेट्स होंगे, बच्चे होंगे। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन। एंड जेंटलमैन, सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट ए, दिस सर्कल रिप्रेजेंट बी। अब ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ए। मैं ए की शेडिंग बना लेता हूं, सपोज कीजिए ये ब्लू कलर से, और कहा जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने ए को शेड किया है ब्लू कलर से, बी कॉम्प्लीमेंट को हम रेड कलर से कर देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो। तो भैया ये मेरे पास इन दोनों की वो कह रहा है कि क्या करिए, यूनियन करके दीजिए। यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जहां आपको लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइंस भी लेनी है, रेड लाइंस भी लेनी है। तो भैया ये तो हर जगह नजर आ रही है, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं नजर आ रही है जो बी के अंदर वाला क्षेत्र है। तो आप क्या करेंगे? तो ये कैसे क्वेश्चन निकलेगा, किस तरह से निकलेगा? ये जो पूरा डब्बा है ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे सैंपल स्पेस आने की संभावना कितनी होती है? 1। ये पूरे डब्बे की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई।
मेरे को चाहिए ये शेडिंग वाली जगह, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो भाई इसमें से जब मैंने पूरा डब्बा ले लिया तो ये हिस्सा भी आ गया, ये मेरे को उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरे को चाहिए नहीं, तो ये कैसे उड़ाओगे आप? मैं कहता हूं कि भाई ये बी का गोला उड़ा दो। तो भैया अगर आपने पूरे डब्बे में से बी का गोला उड़ा दिया तो उसमें ये छोटू पोर्शन भी उड़ गया, परंतु मेरे को वो चाहिए, वो छोटू पोर्शन ऐड कर दीजिए। और वो छोटू पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी का। तो इस तरह से मैं इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लूंगा। एम आई क्लियर? So taking the help of Venn diagram in a very proper manner, you can calculate all these probabilities. क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर बच्चों को यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ये निकालने में सहूलियत होती है। तो कभी पेपर में ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा डाल दे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए और मैनिपुलेट कीजिए, तो आपके पास जो आपको निकालने आते हैं उसी फॉर्म में नीचे बन जाता होता है, जिनकी वैल्यू फटाफट पढ़ लेते हो और आंसर निकाल लेते हैं। Let me give you, this is a portion which is involved in general probability. हम एक और कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि भाई आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसकी प्रोबेबिलिटी। वैसे तो स्टूडेंट्स एक डी मॉर्गन लॉ होता है, अगर डी मॉर्गन लॉ की जानकारी हो तो ये फटाफट निकल जाएगा। मान लीजिए नहीं है जानकारी, तो कैसे करना है? तो मेरे बच्चे फिर हम मदद लेते हैं वेन डायग्राम की। भाई ए का गोला बनाइए, बी का गोला बनाइए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो, येलो वाले पार्ट ले लेते हैं, ए को छोड़ देते हैं, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। ये हिस्सा हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट, ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो, तो बी के गोले को छोड़ दो। ठीक होगी बात? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन का मतलब येलो भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, येलो भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई चेक पड़ गया। तो भैया वो चेक वाला क्षेत्र कौन सा है? मैं रेड कलर से देखता हूं। ये बाहर देखिए, ये चेक पड़ा हुआ है, बाहर देखिए, ये चेक 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 चेक, ये बाहर चेक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं बाहर चेक 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 चेक। तो भाई इसका मतलब ये वो रेड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो मेरे भाई रेड वाले की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब? पूरे डब्बे की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, उसमें से ये दो गोले उड़ा दो। ये दो गोले क्या होते हैं? यूनियन के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये आ गया मेरा आंसर। बात दिमाग में जा रही है सबके? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दोबारा दोबारा दोबारा, मैंने जब इन दोनों की इंटरसेक्शन की, मतलब येलो पार्ट ग्रीन पार्ट जहां पे कॉमन है, तो वो बाहर वाला क्षेत्र था। बाहर वाले क्षेत्र की प्रॉपर्टी निकालने के लिए पूरे बॉक्स की प्रॉपर्टी 1 होती है, उसमें से ये दो गोले उड़ा दिए। ये दो गोले किसके होते हैं? यूनियन के। तो इस तरह से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। दीज पार्ट्स कैन बी व्हाट यू कॉल इन्वॉल्वड इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। कंडीशनल प्रॉपर्टी में इनका इस्तेमाल आ जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आने वाले हैं उनमें इस्तेमाल आ जाएगा, जनरल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बात की डी मॉर्गन्स लॉ की, तो वो अब बोला है तो बता ही देते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ, दो लॉ होते हैं, ऐसे याद कीजिए। यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगी, और इंटरसेक्शन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। डी मॉर्गन के दो लॉ।
यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे, ऐसे ऐसे बांटोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। अब भैया वो जो पिछला सवाल था, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ आने होते तो वो डब्बे डब्बे बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्या मैंने पूछा था? प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जेंटलमैन दिस डी मॉर्गन का ये वाला हिस्सा दे रहा था, हम जानते हैं वो इसके बराबर है, हम जानते हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और भाई यूनियन के ना होने का चांस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होने का चांस, इज 1 माइनस उसके होने का चांस। तो मैंने आपको वहां से भी यही करके दिया था। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। आई बिलीव दिमाग में जा रहा है। तो भाई हमने अभी तक देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और देखा हमने जनरल प्रोबेबिलिटी, और कुछ हमने रिजल्ट्स किए बेसिक। अब बढ़ाते हैं बात अपनी आगे। मेरे बच्चे, डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कभी ऐसा दिया हो? डिसजॉइंट का मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0। सेट थ्योरी में बात करें तो उनकी इंटरसेक्शन कितनी? खाली। भाई किसी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना कितनी होगी? 0। और हमें इसको दूसरी फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So two events are mutually exclusive when their probability, when the probability of their intersection is kitni? 0. When the probability of intersection is 0, I believe you are getting this. Let us move further. अब भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। और प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए कितना होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। जो नीचे है वो नीचे है, जो नीचे है वो नीचे है, और ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी। ये है कंडीशनल प्रॉपर्टी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, the third section of probability is independent events. तो भाई दो इवेंट इंडिपेंडेंट, अक्सर बचपन में ऐसे सोच लेते हैं इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ऐसी कुछ वैसे तो नॉनसेंसिकल सोच है कि भी ऐसा सोचे जाए कि दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ये मतलब नहीं है, पहले बात जनाब, इसका मतलब ये नहीं है। मैं मतलब भी समझाऊंगा, फॉर्मूला भी दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज द थर्ड सेक्शन। नाउ टू इवेंट्स माय डियर फ्रेंड, टू इवेंट्स ए एंड बी. Two events A and B are said to be independent if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ये मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है। मीनिंग क्या है उसका हम समझेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो तभी आती है जब मीनिंग भी समझो, फॉर्मूले भी समझो। परंतु बोर्ड्स में तो इसी तरह से करना कि जब कभी आपको पेपर में कह दे कि क्या दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आपने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालनी है, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालनी है, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाए तब दो इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब ये लिख लीजिए, मैं इसकी समझ समझाता हूं आपको। अब मेरे भाई मतलब क्या है, मीनिंग कहां से आ गया ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अकेले अकेले की मल्टीप्लिकेशन। अब भाई इंडिपेंडेंट का मैं आपको मतलब समझाऊं। दिस इज अ मीनिंग, जनरल नॉलेज। आप में से कहीं हो सकते हैं जेई लड़ने वाले हों। लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम टीचिंग दिस totally according to board's point of view.
जेई का टच मैं इसमें नहीं दिया, ऑल्दो मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, जेई की बातें बताता रहता हूं, परंतु मैं इसको बहुत साधारण बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, जेई का लेक्चर लगा देंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी की पूरे पोस्टमार्टम कर देंगे। अब देखिए, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाए, इसको अगर हम समझे, क्या बी आ गया है उसमें ए का चांस, मतलब ए कहता जब बी तो सैंपल स्पेस बन गया है, तेरे में मेरी संभावना और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में मेरी संभावना सेम आ जाए, तब मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं। मतलब इसको ऐसे समझिए, ए कहता तू आजा, तेरे में मेरा चांस और पूरे एक्सपेरिमेंट में मेरा चांस, मेरे चांस को फर्क नहीं पड़ा, तेरे आने पर नहीं फर्क पड़ा, जो मेरा पुराना चांस था तेरे आने पर भी उतना ही चांस है, इसका मतलब मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं। है ना जी, है ना जी। या नहीं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, यहां पे ए कहता मैं आ गया हूं, मतलब आई हैव बिकम द सैंपल स्पेस। ए में बी का चांस, मतलब बी कहता मेरा चांस तेरे में और मेरा चांस पूरे एक्सपेरिमेंट में, दोनों सेम आ रहे हैं, तो तेरे आने पर भी मेरी संभावना को फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं। ये इस बात का मतलब है। तो भाई इस मतलब से हमारा वो फॉर्मूला डिराइव हो गया, अगर आप बहुत केयरफुली समझे तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड। तो इसलिए हम पेपर में क्या किया करेंगे, जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालेंगे, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर इंटरसेक्शन की बराबर आ जाए तब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ गए हैं, समझ गए हैं। बड़ा आसान काम है तो इंडिपेंडेंस चेक करने का। अब इसके मद्देनजर कुछ और बातें भी होती है, वो भी हम समझ लेते हैं। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि दिमाग में चले जाए। दिस इज अ वन शॉट लेक्चर, इसमें मैं क्वेश्चंस आपको थ्योरी इस तरह से क्लियर करा रहा हूं कि कोई किताब टेक्स्ट वाली बना लीजिए, सब बन जाएंगे सवाल। मेरे भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड। मतलब ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाला, इवेंट ए ले लीजिए, एस कम्स, एस होता है इक्का, इक्का 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 समझते ना, ए। बी ले लीजिए, स्पेड कम्स, कुछ वैसी एग्जांपल होगी जो मैंने पीछे बनाई थी। स्पेड का मतलब होता है हुक्म, काले रंग की होती है। मान लीजिए प्रश्न में ऐसा पूछा गया, आर दीज इवेंट्स इंडिपेंडेंट और नॉट, आर दीज इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ज्यादा दिमाग ना खर्चिएगा वहां पे, आपको मैंने तरीका बता दिया। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालिएगा, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालिएगा, अगर सेम आ गई तो इंडिपेंडेंट, नहीं आई तो नहीं इंडिपेंडेंट, खत्म। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने कहा था कई स्टूडेंटों को दिक्कत महसूस होती है, तो हिंदी में बोल लीजिए इंटरसेक्शन का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, इक्का भी आना चाहिए, हुक्म भी आना चाहिए। नाउ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी इक्का आने की संभावना। इक्के कितने होते हैं ताश में, चार, चार में से कोई इक्का एक आ गया, डिवाइडेड बाय 52 C1, दैट इज 4/52, दैट इज 1/13 इक्का आने की संभावना। और
बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी है जी हुक्म आने की संभावना। ताश में कितनी हुक्म होती है? 13। 13 C1 over 52 C1 दैट इज 13/52। 13/52 कितना होता है? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया जी? 1/13 इंटू 1/4 दैट इज 1 कितना? 52। तो भाई हमने देखा कि अकेले अकेले की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम आई। तो यस, दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बात समझ रहे हैं? रहेंगे तो सबसे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करें कि सबसेट। सबसेट क्या है? किसी सेट का छोटा सा हिस्सा। यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ए सेट बी के अंदर कंटेन्ड है, तो ए बना सबसेट, बी बना सुपरसेट। फिर बारी आई यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट जो कि दिया जाता है, और उस क्वेश्चन में जो बाकी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। सो लेट अस मूव फर्दर। अब भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? किसी सेट को छोड़ दो, छोड़ के बाकी कौन सा हिस्सा बचेगा? यूनिवर्सल सेट का। यहां पे आपको पिक्टोरियली नजर आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कई बार ये ऐसे लिखते हैं, कई बार ये डैश लिखते हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है जो शेडेड एरिया है? शेडेड एरिया क्या बता रहा है? ए के हिस्से को छोड़ दो, ए सेट को छोड़ दो। अब भाई मान लीजिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा गया है, तो 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए। इसको ऐसे हिंदी में बोला कीजिए, ए के ना होने का चांस इज 1 माइनस ए के होने का चांस। फिर बारी आई डिसजॉइंट सेट्स की। दो सेट अगर डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। नीचे एग्जांपल देखिए जरा। मान लीजिए ए सेट में एबीसी या बी सेट में 1 2 3 है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। यानी कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट फाई आई, इसलिए ये दो सेट्स कैसे हैं? डिसजॉइंट। और दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगी, यानी उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। आगे बढ़ते हैं जी। अगली टर्म क्या कह रही है? अगली टर्म तो बहुत आसान है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए का हिस्सा भी लेना है, बी का हिस्सा भी लेना है, कॉमन वाला एक बार ही लेना है, क्योंकि कॉमन वाला ए में भी आ जाएगा, बी में भी आ जाएगा, उसको एक बार ही लेना है। और यूनियन को लिखने का तरीका क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b। यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखते हैं? ये एक ऐसा सेट है जिसमें x है सच दैट x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा है। यहां से ये शिक्षा मिली कि यूनियन को और शब्द से डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में मात्र कॉमन वाला हिस्सा आएगा। इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं? इंटरसेक्शन वाले सेट में x है जहां पर x a को भी बिलोंग कर रहा है एंड x b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन को हम एंड से डिनोट करते हैं, एंड से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले लेक्चर में आपको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फटाफट एक क्विक रिव्यू करते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे है वो नीचे है, और इसका मीनिंग क्या था कि बी बन गया है सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस में ए का क्या चांस है? बी सैंपल स्पेस, उसमें ए का क्या चांस है? परंतु आपने फॉर्मूले से नहीं करना, वहां पे पेपर में आपने मीनिंग से नहीं करना, फॉर्मूला से करना है। पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि मीनिंग का भी इस्तेमाल किया जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शायद एक क्वेश्चन आएगा जो मैं कराऊंगा जिसमें आपको मीनिंग की समझ होगी, तभी कर पाएंगे। दोबारा कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कहा जाए तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे है वो नीचे है। तो चलते हैं हम आगे। अब भाई एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट्स। एक हमने लूडो का डाइस फेंका भाई, ई सेट में क्या आ रहा है? या 1 आया है, 3 आया है, 5 आया।
एफ सेट में 2 और 3 आया, जी 2 3 4 5 है, तो ये कई पार्ट्स दिए हुए हैं तो हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। अब भाई सपोज कीजिए ये पहला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जैसा मैंने कहा फॉर्मूले से करना, वहां पे दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। भाई ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ प्रभु निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब, कॉमन। ये रहा ई में है 1 3 5, ये रहा एफ, इसमें है 2 और 3, कॉमन मात्र एक ही बंदा है, वो कौन है, 3। ठीक है जी। तो भैया ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इंटरसेक्शन के फेवर में कितने आदमी, एक आदमी, टोटल कितने आदमी, 6 आदमी, डाइस को फेंकोगे तो 6 आदमी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के फेवर में कितने आदमी, 2 आदमी, तो 2/6, 2/6, 6 से 6 गया कट, 1/2 इस सवाल का आंसर है। बात समझ गए। इसी प्रकार से अगला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, वो तो आसान ही है, और ई गिवन जी ये निकाल के देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी, ई गिवन जी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। भाई ई और जी में कॉमन, ई और जी में हम कॉमन देखें, ई में है 1 3 5, जी में है 2 3 4 5, तो भाई ई इंटरसेक्शन जी कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो 2 लोग फेवर में है, 6 लोग टोटल है। और प्रॉपर्टी ऑफ जी, जी के फेवर में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 4/6, 6 6 कट, 2 4 कट, आंसर क्या, 1/2। समझ गए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट क्या है भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो भाई ई यूनियन एफ गिवन जी कैसे कहा था आपको, इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो नीचे है, सही होगी बात। तो पहले हम ई यूनियन एफ निकालेंगे, उसकी इंटरसेक्शन जी से कर देंगे। आइए करते हैं ई यूनियन एफ। भाई साहब ई यूनियन एफ, ऊपर मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, हाँ जी, ई यूनियन एफ। भाई ई और एफ की यूनियन, यूनियन में क्या होता है, ई के एलिमेंट्स में आएंगे, एफ के एलिमेंट्स में आएंगे, कॉमन वाले एक बार ही आएंगे, तो क्या आ गया 1 2 3 5, ये ई यूनियन एफ आ गया। और ई यूनियन एफ का हमने इंटरसेक्शन करना है जी के साथ, ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, मतलब जी के साथ कॉमन देखने हैं। तो जनाब जी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ई यूनियन एफ में है 1 2 3 5, तो कॉमन वाले कौन से आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, और एक 5 आ रहा है। तो कॉमन वाले कितने एलिमेंट्स आए जी, 3 एलिमेंट्स आए, यानी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी आ गया 2 3 5। तो भाई ये ऊपर वाले की प्रॉपर्टी क्या आई, 3 लोग इसके फेवर में है, 6 लोग टोटल थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डाइस का फेंकना है और डाइस को फेंकने में 6 केस आएंगे, तो 3/6 प्रॉपर्टी होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, भैया जी के फेवर में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो यानी प्रॉपर्टी होगी 4/6, 6 6 क्या कट, 3/4 इसकी प्रॉबिलिटी आ गई। बात समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से अगला पार्ट भी हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए पढ़ें क्या कह रहा है। कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम शब्द का मतलब होता है कि भाई हमने आंखों में पट्टी बांधी हुई है और 4 बच्चे चुन लिए, क्योंकि अगर देख के कर रहे हो फिर प्रोबेबिलिटी काहे की रहेगी। तो a committee of 4 students is selected at random from a group consisting of 8 boys and 4 girls. एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 बच्चे हमने चुनने हैं, ठीक है जी, 4 बच्चों की कमेटी चुननी है। कितने लड़के हैं अपने पास, 8 लड़के हैं।
और लड़कियां कितनी है? 4 लड़कियां, और कमेटी बनानी है 4 बच्चों की। अब भाई गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी, अब देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंस देखिए, गिवन, कि ये हमें पता है। तो जब कोई चीज पता हो जाए तो इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है जी, क्या हमें पता है कि भाई कमेटी में कम से कम एक लड़की है, कमेटी में कम से कम एक लड़की है, और क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी। मतलब एक काम करते हैं भाई, हम ना इवेंट्स के नाम रखते हैं। मान लीजिए एफ इवेंट है, एफ इवेंट है कि क्या गिवन है? क्या गिवन है भाई? गिवन है कि देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन कमिटी। ओके, और जो हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड, उसको ई ले लेते हैं। क्या चाहते हैं? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमेटी। ओके जी, तो हम इसको कहते हैं इवेंट मेकिंग। हमने इवेंट बना लिए। अब भाई एक काम करते हैं, हम ना ये एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं और ई की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखते क्या होता है। अब देखिए, इस सवाल को मैंने आपको क्या कहा था कि कभी कभी हमें मतलब से खेलना होता है, कभी कभी हमें फॉर्मूले से खेलना होता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे दिया जा रहा है कि एफ आ गया है, एफ आ गया है कि कमेटी में कम से कम एक लड़की आ गई है, और क्या चाहिए कि एग्जैक्टली 2 लड़कियां होनी चाहिए, है ना, है ना, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एफ की प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। एफ की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक लड़की आए। तो भाई जब भी कभी हो कि कम से कम शब्द आ जाए, याद रखिए इसको दिमाग में, कि कम से कम आ जाए, कि कम से कम एक लड़की आनी चाहिए। आप कहो लड़की नहीं आई, कोई टोटल में से कोई लड़की नहीं आई, उसको माइनस कर दो तो कम से कम एक लड़की का सीन आ जाए। जब भी कभी हो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन, तो आप कहो काम नहीं हुआ, उसको टोटल में से माइनस कर दो तो वो कम से कम वाला काम आ जाएगा। तो उसने कहा कि कम से कम एक लड़की आनी चाहिए, मैं कहता हूं लड़की नहीं आई कोई। पहले तो एक काम करिए, टोटल निकाल लीजिए, टोटल कि 4 बच्चे चुनिए। हमारे पास बच्चे कितने हैं? 8 और 4 12 बच्चे। 12 में से कोई 4 चुन लीजिए, मतलब 12C4। ये कौन से केस हुए कि भाई 4 बच्चे आ गए? अब इसमें से मैं कहता हूं कि नो लड़की, नो गर्ल, नो गर्ल, इसका मतलब 4 के 4 लड़के आए। तो 8 लड़के कितने मेरे पास? 8, तो 8C4। तो ये कौन सा केस आया कि टोटल 4 बच्चे चुनने के ये तरीके हैं, और उसमें से मैंने कहा कोई लड़की नहीं आई, तो कोई लड़की नहीं आई वाला केस माइनस कर दे तो कौन से केस बच गए? ये वो केस बच गए कि कम से कम एक लड़की आई। मानते हैं ना? हमने टोटल में से कोई लड़की नहीं आई वो वाले केस निकाल दिए, तो बच गया कम से कम एक लड़की आई। और यहां पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है कि एग्जैक्टली 2 लड़कियां आई, 2 लड़कियां आनी है। तो भाई कमेटी कितने की बनानी है? हमने 4 की। 2 लड़कियां आनी है, हमारे पास लड़कियां कितनी है? 4। तो 4 में से 2 लड़कियां आनी है, और जब तक काम ना खत्म हो क्या करते रहते होते हैं? मल्टीप्लाई। अब भाई 4 लड़कियों में से उसने कहा 2 लड़कियां तो आनी चाहिए, और बाकी बचे 8 लड़के। 8 लड़कों में से भी 2 लड़के चुन लिए, क्योंकि हमने तो 4 बच्चे चुनने ही चुनने। तो भाई हमें एफ पता है और ई हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस 12C4 - 8C4, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड।
तो 4c2 इंटू 8c2। मैंने इस सवाल को मतलब से कर डाला कि भाई हमें क्या पता है कि कम से कम एक लड़की आई, मतलब ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसमें से क्या चाहिए, 2 लड़कियां आनी चाहिए एग्जैक्ट, तो 2 लड़कियां आने की संभावना, ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों 2 लड़कियां आने की तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए हैं? ठीक है जी। तो कभी कभी मतलब से खेलना पड़ता है और कभी कभी फॉर्मूले से खेलना पड़ता है, तो बैलेंस आपने बनाना है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, कहा जा रहा है कि A and B are two events such that probability of A is 1/2, probability of B is 1/3, A intersection की B की probability 1/4 है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है, तो इतना डाटा दे दिया है बंदे ने। एक पहला पार्ट है probability of A given B निकालो। probability of A given B क्या होगी, probability of A intersection B divided by probability of B। इंटरसेक्शन की probability आपको दी हुई है 1/4, B की probability आपको दी हुई है 1/3, कैलकुलेट किया कितना आएगा 3/4। कोई शक? अगला क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ बी के बने सेम ही है, इसको रहने दीजिए। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, दिस वाज फर्स्ट, दिस इज थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। नाउ जेंटलमैन, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, दिस मींस इन दोनों की इंटर, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं अब काम, ये प्रॉपर्टी निकालनी है। गिवन का क्या फॉर्मूला होता है कि भाई ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा कि भाई ये क्या दर्शा रहा है, फिर उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। आइए करते हैं, जरा कंसंट्रेट कीजिए। देखिए यहां पे स्क्रीन पे देखिए, ए और बी 2 सेट है, ये ए का गोला ले लीजिए, ये बी का गोला ले लीजिए। आई होप सो साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ए को छोड़ दो, ए के गोले को छोड़ दो। मैं काम करता हूं, रंग बदल लेता हूं, ब्लू कलर से मैं लिखूंगा ए के गोले को छोड़ दो। ये ब्लू वाला पार्ट है जी, ए के गोले को छोड़ दो, तो छोड़ दिया जी। ये लो, वो कहता था ए के गोले को छोड़ दो, इसलिए मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमने ए का गोला छोड़ दिया है। और वो कह रहा है बी के साथ इंटरसेक्शन करो, तो मैं ग्रीन कलर बी का पार्ट, मतलब ग्रीन वाला, ये ग्रीन 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 बी वाला पार्ट, समझ गए। अब वो कह रहा है कि इसकी इंटरसेक्शन करो, किनकी इंटरसेक्शन करो, ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी की इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ब्लू वाला पार्ट भी आना चाहिए, ग्रीन वाला पार्ट भी आना चाहिए, मतलब ब्लू वाला पार्ट भी आना चाहिए, ग्रीन वाला पार्ट भी आना चाहिए, मतलब ऐसा चेक। तो चेक वाला पोर्शन कहां नजर आ रहा है आपको, मैं कोई और रंग बदल लेता हूं, शेर ये रेड रंग, चेक वाला पोर्शन आपको इस क्षेत्र में नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी सी जगह में नजर आ रहा है ना। तो भाई इसको स्टडी कर लीजिए, ये रेड वाला पोर्शन है जी हमारा, ये ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको आप स्टडी करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, पूरे बी के गोले में से ये छोटू सा हिस्सा माइनस कर दीजिए, पूरे बी के गोले में से छोटू सा हिस्सा, ये छोटू सा हिस्सा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो बी के गोले में से तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई जी, एक मिनट कलर चेंज करें, बी के गोले में से छोटू सा हिस्सा माइनस कर दीजिए, छोटू सा हिस्सा। दोबारा, ये जो रेड वाला पार्ट है साफ नजर आ रहा है, बी के गोले में से इंटरसेक्शन वाली चीज उड़ा दो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है, बिल्कुल पता है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है, बिल्कुल पता है, 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1/12।
और ये आ जाएगा आपके पास 1/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1/12 ऊपर 3 चढ़ गया तो 3/12 दैट इज 1/4। बात समझ गए? तो यहां से शिक्षा क्या मिल रही है स्टूडेंट्स कि भाई वेन डायग्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट while calculating probability because there are some structures which you have to study through the Venn diagram and accordingly manipulate it so that the required things can be substituted। बात समझ रहे हैं? अब ये चौथा पार्ट जो है इसको भी करके देख लेते हैं। आई बिलीव दिमाग में चले गया। अब मेरे भाई फोर्थ पार्ट क्या है? probability of A dash given B dash। तो ये क्या बनेगा? ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, है ना? जो नीचे है वो नीचे, वो नीचे है, जो नीचे है वो नीचे है। अब भाई या तो आप वेन डायग्राम से कर लो या आपको अब पिछला लेक्चर याद हो तो डी मॉर्गन लॉ में आपको एक मैंने पढ़ाया था कि यूनियन पर अगर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे जनाब तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाती है। तो भाई इसी चीज को हम यहां इस्तेमाल कर ले। मान लीजिए किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो जैसा मैंने कहा वेन डायग्राम बना के आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है जी। पर जब मेरे को आता ही है तो क्यों ना लगाऊं मैं। probability of A complement intersection B complement, A complement intersection B complement is A union B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब भाई इसको अगर आप पढ़ेंगे तो A यूनियन B के ना होने का चांस, A यूनियन B के ना होने का चांस इज 1 माइनस उसके होने का चांस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रभु प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो आपके पास है और A यूनियन B का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B नॉर्मल सेट थ्योरी का रिजल्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना? तो A की प्रोबेबिलिटी पता है, B की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, तो आपके पास ये वाली चीज भी आ गई, ये वाली चीज भी आ गई और हमारा आंसर आ गया। I hope you are getting each and everything. So what this exercise have taught you to make a proper balance कि भाई when diagram is used, when formulas are used, तो आपने देखना है कि भाई कौन सा किस वक्त अहमियत रखता है। समझ गए जी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी पिछला ही लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो कि YouTube पे है, उसमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये भी पढ़ाए। सबसे पहले जनरल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई थी। भाई दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं? A and B आर इंडिपेंडेंट। A and B इंडिपेंडेंट होंगे जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनके अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन बराबर हो, है ना जी? ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया था वो मेरे पिछले लेक्चर में है, तो मैं तो रिव्यू दे रहा हूं आपको, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको। बस जब हमें सवाल आए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालिए, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालिए, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रही है तो दो इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इफ A and B आर इंडिपेंडेंट देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप में से कई स्टूडेंट हो सकते हैं जो जेई लड़ने वाले हैं, इवन बोर्ड में भी ये चीज पूछी गई थी। अब पेपर सब्जेक्टिव है तो अभी भी आ सकता है कि भाई अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, A and B इंडिपेंडेंट हैं भाई साहब, A and B अगर इंडिपेंडेंट हैं देन A कॉम्प्लीमेंट और B भी इंडिपेंडेंट होंगे, देन A and B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, देन A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। सो these three results will come under the condition that two events A and B are independent। मैं दोबारा बोल देता हूं, जरा पढ़िए इसको। If A and B are independent, then A complement and B complement are independent, A and B complement are independent, A complement and B are independent। अब इस बात की स्पष्टता, इस बात को मेरे को साबित करके दिखाना पड़ेगा आपको।
ये तो मैंने कह दिया, आप लोगों ने मान लिया। पर मान लीजिए पेपर में आ गया कि भैया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, गिवन है, तो प्रूव करें इन तीनों में से कोई। तो मैं एक काम करता हूं, आपको कितने प्रूव करा दूं, एक करा देता हूं कोई, ठीक है जी, बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं कर देता हूं आपको ये वाला कर देता हूं कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन शो दैट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो लेट अस प्रूव दिस सेकंड वन। नाउ my dear friends, what is given to us? Given is A and B are independent. तो भैया A and B इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या हुआ कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये तो हो गया हमारा गिवन, ठीक होगी बात। अब टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है भाई साहब, टू प्रूव है कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, टू प्रूव ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। भाई ये तो मैंने लिखी इंग्लिश, अब इसको मैथ्स में कैसे कि भाई अगर हमने शो करना कि तू और तू इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब मेरे को शो करना है कि तुम दोनों की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और जो तुम दोनों की अकेले अकेले की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों सेम आनी चाहिए। ये मेरा टू प्रूव हो गया, मान रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं। भैया ये ऊपर वाला बॉक्स गिवन है, नीचे वाला बॉक्स प्रूव करना है। अब मैं प्रूव करना है तो मैं कोई एक साइड पकड़ के लेके चलूंगा, लेफ्ट लेके चलते हैं, राइट निकालते हैं। तो आइए करते हैं। लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थिंग व्हिच इज टू बी प्रूव्ड। माय डियर फ्रेंड्स, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको टूल दिया है, वेन डायग्राम कब काम आएगी? अभी आपने देखा भी था पिछले सवाल में, मैं थोड़ी पहले सफाई कर दूं। हाँ जी, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके दो बच्चे हैं ए और बी सेट। फटाफट करते हैं हम लोग, है ना। वो क्या कह रहा है, ए ब्लू कलर से मैं ए बनाता हूं, ए का गोला, और वो कहता बी को छोड़ दो, बी के गोले को छोड़ दो। ग्रीन कलर से बना लेता हूं, बी के गोले को छोड़ दो, बी के गोले को छोड़ दो। ये तो ये हरे वाला बता रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा हरे वाला है और ए है हमारा नीले वाला, ब्लू वाला। वो कहता कि भाई मेरी ना हम दोनों की इंटरसेक्शन कर दे। इंटरसेक्शन मतलब चेक पड़ गया, चेक। तो ये चेक वाला क्षेत्र ये है, ये जहां मैं रेड 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 कर रहा हूं। अब इस क्षेत्र को अगर आप पढ़े तो क्या लग रहा है आपको कि ए के गोले में से ये छोटू सा हिस्सा, ये छोटू हिस्सा कौन सा होता है? ए इंटरसेक्शन बी उड़ा दो। तो भाई आपने स्टडी कर लिया तो लिख दो फिर भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इज क्या? ए की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उड़ा दो। बात समझ गए ना? अब ये मैं लेफ्ट साइड लेके चला हूं। अब मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अब गिवन आपको क्या है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। तो यहां पे यूजिंग दिस स्टार I can write this intersection probability as probability of A into probability of B. Now my dear friends, यहां से probability of A कॉमन आ गया और बचा क्या मेरे पास? 1 माइनस probability of B। अब भाई 1 में से किसी के होने का चांस क्या होता है? उसके ना होने का चांस। तो प्रभु लेफ्ट लेके चले, राइट प्रूव होगी। तो मेरी बात 16 आने क्या थी? सच
तो फिर सारे दिमाग में डाल लीजिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, एक और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, एक का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा भी इंडिपेंडेंट होगा। पेपर में जो भी आए आप प्रूव कर लीजिएगा, बात समझिए। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सवाल आ गया, बहुत सवाल है जी। प्रॉपर्टी ऑफ ए दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालना है और ए और बी इंडिपेंडेंट है। ये तो बहुत आसान है बच्चों, जैसा सवाल है। कह रहा है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है। भैया ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये गिवन है। और हमने निकालना क्या है? हमने प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालनी है, ये निकालना है ना। तो भाई यूनियन की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, तो यूनियन की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मेरे को आता है, क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू ही भरनी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 0.69। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितना दिया है? 0.38। प्रॉपर्टी ऑफ बी अपने को पता नहीं है, कोई शक। और ए और बी क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी किसके बराबर है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो जेंटलमैन, तो ये 0.69 इक्वल टू 0.38 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए अपने को दी हुई है कितनी? 0.38 इनटू कितना? प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो ये छोटी सी इक्वेशन बन गई है, यहां से लड़ा लड़ू के प्रॉपर्टी ऑफ बी आप निकाल लीजिएगा। बात समझ गए हैं सारे? यू आर गेटिंग दिस वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक सवाल आ गया जी। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए 1/2 दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ ए 1/2 दिया, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 दिया, प्रॉपर्टी ऑफ बी पी दिया है। हाँ, वेरी गुड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। जनाब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो डिसजॉइंट सेट्स बताए थे ना, तो डिसजॉइंट सेट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट फाई, तो दिस इंप्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन विल बी कितनी? 0, ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट शब्द एक ही काम करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट एक ही काम करते हैं, समझ रहे हैं बात? तो भाई हमें कहा गया पी की वैल्यू निकाल जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो भैया पहला पार्ट करने लगा हूं। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी हुई? 0 हो गई। अब भाई साहब हमें क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन हो गया जनरल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज अ फंडा ऑफ जनरल ना डिसजॉइंट सेट्स, है ना। अभी इसमें इंडिपेंडेंस कंडीशनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं आ रहा, तो जनरल प्रॉपर्टी का सवाल हो गया। तो उसने ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 3/5, तो ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या होगी? हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होती है जी? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही जा रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी हुई है आपको? 3/5। प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको दी हुई है कितनी? 1/2। प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको पी दी गई है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी जी? क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स थे यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 0। इंटरसेक्शन की यहां से पी निकाल लीजिए, बात समझ गए ना। तो वेरी इजी, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रोबेबिलिटी। और अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है जनाब कि पी की वैल्यू निकाल अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही आसान है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी, एम आई राइट? नाउ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकालनी है? वो आपने ए यूनियन बी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालनी है, ठीक है जी। इसको मैं मिटा देता हूं। इंटरसेक्शन की
भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको दिया है ना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकालनी है P। अब कहीं से मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए ना, इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको 3/5 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको 1/2 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको P दी गई है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से आप A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना, आधा प्लस P माइनस 3/5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है भाई साहब, ये यहाँ पे भर दीजिए, हाफ प्लस P माइनस 3/5। तो जजमेंट सिंपल सी इक्वेशन आ गई, यहां से आप P ढूंढ लीजिएगा। बात समझ गए हैं ना। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, चलिए एट लास्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो खत्म हुए। अब बारी आई बेस थ्योरम की। ये तो आपके पुराने लेक्चर ही चल रहा था अभी तक, है ना, उसके क्वेश्चन जरूर करा दिए मैंने। अब बेस थ्योरम भाई 6 नंबर में आ जानी है आपके पेपर में, आती रही या आगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको मेथड भी बताऊंगा कि करना कैसे है, ठीक है जी, सवाल गलत भी नहीं होगा आपका। और इसका अगर मतलब चाहिए कि भी क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, कंडीशन एक्चुअली क्या था, मैं एक रफ सा आइडिया दे दूं ताकि आपको जानकारी हो आगे जाके। बेस एक साइंटिस्ट रहा, उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मोल्ड करके एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके फॉर्मूला बनाया। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये लेक्चर एनसीईआरटी बोर्ड्स को टारगेट कर रहा है, तो मैं उस अनुसार आपको कराता हूं, ठीक है जी। चलिए फिर इसमें कुछ पता होगा, ये मेरी भाषा में है, और कुछ चाहिए होगा। इसमें कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, कभी गलत नहीं होगा सवाल। जो पता है ना, जो पता है उसको ई मानना करो, और जो चाहिए है ना उसको E1 माना। जो पता है E, जो चाहिए E1, और E1 के करस्पॉन्डिंग, ये भी लिख लीजिए आप, E1 के करस्पॉन्डिंग E2, E3, E4 एंड सो ऑन, ये लिखेंगे, ठीक है। पहले तो ये स्ट्रक्चर याद कीजिए, बेस थ्योरम के सवालों में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा। जो पता है उसको ई मानिए, जो चाहिए उसको E1, E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, E3। पहले तो ये बोलने का अंदाज आप सीखिए। बेस थ्योरम में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा, जो पता है उसको ई मानिए, कुछ जो चाहिए उसको E1 मानिए, E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, E3, E4। और फिर जब ये आप कर लेंगे तो सामने जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। अब ये बेस का फॉर्मूला है, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। क्या पता था? ई। क्या चाहिए? E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। दोबारा, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले के इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, पलट दो। दोबारा, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज को नीचे मारो कॉपी, सेम चीज को नीचे मारो कॉपी, और इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के
इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के जितने भी आपने E1 के कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट बनाए हैं, मान लीजिए E2 और E3 बनाया, तो इसी स्टाइल में प्लस डाल डाल के वो नीचे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। मान लीजिए आपने E3 भी बनाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू E गिवन E3। ये भाई बेस के सवाल को करने का तरीका है। देखिए मैंने आपको अभी इसकी समझ नहीं बताई, मैंने आपको सवाल कैसे निकालने हैं वो बनाने हैं वो सिखाया है। क्या उसने सोचा, एक्चुअली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उसने एक अंदाज में लिखा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ए गिवन बी वाला स्ट्रक्चर है, उसने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा और अपना नाम डाल के बेस थ्योरम बना दिया। दोबारा, इन सवालों में कुछ पता होगा और कुछ चाहिए होगा। जो पता है उसको क्या मानना, ई, जो चाहिए उसको क्या मानना, E1। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाना, E2, E3, E4। ये कैसे बनेंगे E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, स्टेटमेंट को समझ के। अब फिर 3 पार्ट हैं। एक है इवेंट बनाना। इवेंट बनाना मतलब E लिखना, E1 लिखना, E2 लिखना, E3 लिखना। कौन है E, कौन है E1, कौन है E2, कौन है E3। और अगला पार्ट है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कैसे था वो भी सीखो। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज नीचे मारो कॉपी, प्लस डाल डाल के इसी स्टाइल में जो आपने इवेंट बनाया से E2, E3, बिल्कुल इसी स्टाइल में वो लिख दो, प्लस डाल डाल के। इसी स्टाइल में मतलब ये जैसे जहां पे E1 है वहां E2 लिख दो, जहां पे E2 है वहां E3 लिख दो। ये होता है दूसरा स्टेप बेस का फॉर्मूला। और तीसरा स्टेप इनमें भरनी होती है वैल्यूज। ये जाके बेस थ्योरम का सवाल खत्म होता है। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। धैर्य देखना जरा कि यूट्यूब में चल रहा है। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूलास, फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। इवेंट मेकिंग, फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। तो बेस थ्योरम है, पहले तो बेस थ्योरम का एक बार क्या, कुछ क्या होगा, पता होगा, कुछ पता होगा, कुछ क्या होगा, चाहिए होगा, कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा, कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा। फिर ये है बेस थ्योरम की पहचान। और फिर आपने बनाने हैं इवेंट, इवेंट मेकिंग। इवेंट मेकिंग कौन, E लिखोगे, E1 लिखोगे, E2 लिखोगे, E3 लिखोगे। इवेंट मेकिंग ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कौन सा भाई, अभी बताया, जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो। सेम चीज नीचे कॉपी मार के प्लस डाल के उसी स्टाइल में E1 की जगह E2, E3 जितने आपने इवेंट बनाए हैं। और तीसरा स्टेप है फिलिंग द वैल्यूज, फिलिंग द वैल्यूज। सबसे पहले बेस थ्योरम की पहचान कि भाई सवाल बेस का है कि नहीं। एक तरीका है कि भाई 6 नंबर में तो बेस ही होगा, ठीक है जी, चलो ये तो कॉमेडी की मैंने। कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा, वैसे एक आइडिया भी है ना, 6 नंबर में तो बेस ही होगा। पर उनका क्या है, 4 नंबर में भी डाल सकते हैं। और पहला है जी इवेंट बनाना, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फिलिंग ऑफ द वैल्यूज। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना आप, देखिए सारे सवाल बना लोगे। स्टेटमेंटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इसमें, ठीक है जी, समझना है, सुनना है, सोचना है। पढ़ो जी पढ़ो। अब भाई अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। बीमार होगा पेशेंट, बहुत, डॉक्टर गया जी पेशेंट के पास। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, कम बस, कम scooter or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। क्या कहा जा रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट के पास गया और हमें डाटा दिया गया है कि वो भाई साहब डॉक्टर ट्रेन से जाएगा, उसकी संभावना 3/10 है। बस से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। स्कूटर से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। अदर मीन से गया उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ये क्या दिया गया है,
ये कई बच्चे सोच लेंगे ये पता है, ये पता नहीं, ये डाटा है, ये डाटा बताया गया कि भाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब भाई अब अगला पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 and 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will not be late। ये भी डाटा ही दे रहा है भाई, कहता कि वो लेट हो गया अगर वो ट्रेन से आया, इसकी संभावना 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। वो लेट हो गया अगर वो बस से आया, उसकी संभावना 1/3 है। वो लेट हो गया और वो स्कूटर से आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। और कहता अगर वो अदर मीन से आया तो वो कभी लेट ही नहीं हुआ, यानी उसकी संभावना 0 है ना, वो है ही नहीं उसकी संभावना, अगर वो अदर मीन से आया वो लेट ही नहीं होता। ठीक है जी, तो ये सारा जनाब क्या दिया गया आपको डाटा। अब आगे देखिए, अब ये कलाकारी है। When he arrives, पहुंच गया जी डॉक्टर पेशेंट के पास, he is late। जनाब कुछ पता है, क्या पता आपको कि वो पेशेंट के पास पहुंचा और वो क्या हो गया, लेट। तो क्या पता है, जो पता है ई, क्या पता है भाई, he is late। और what is the probability, मतलब ये चाहिए, what is the probability he comes by क्या, ट्रेन। तो जो चाहिए उसको क्या बनाना, E1, he comes by क्या, ट्रेन। am I right? अब E1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कहा था आपको E2 E3 बनाना सवाल को पढ़ के। अब भाई अगर वो डॉक्टर ट्रेन से आ सकता था तो he comes by क्या, बस, बस भी हो सकता था। he comes by what, स्कूटर भी हो सकता था। he comes by other means of transport, he comes by other means of transport। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो पता है उसको ई मानना, जो चाहिए आपको उसको E1 मानना, और E1 के कॉरस्पॉन्डिंग E2 E3 E4 बनाना। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, दैट इज इवेंट मेकिंग। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी अगर आपको मेरी भाषा याद है तो आपको पीछे भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा चेपना ही है आपने। जो पता है नीचे, जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी, पलट दो, सेम चीज नीचे मारो कॉपी, प्लस डाल के इसी स्टाइल में E1 की जगह E2 लिख दीजिए, प्लस डाल के इसी स्टाइल में E2 की जगह E3 लिख दीजिए, जितने आपने इवेंट बनाए हैं E1 के करस्पॉन्डिंग, प्लस डाल के E3 की जगह E4 लिख दीजिए। तो भाई ये 2 स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है जी। अब तीसरा और जो फाइनल स्टेप है, इनमें वैल्यूज लगाना। यहां तक आपको 2 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर का भी समान बचा हुआ है भाई। तो आइए वैल्यूज लगाते हैं इनमें। वैल्यूज डाटा पढ़ना है, अक्लमंदी से लगाना है, ठीक है जी। हिंदी बोली जानी है, सवाल करी जाना है, आओ करें। जगह थोड़ी कम है तो कोई टेंशन नहीं है, आप देखिएगा समझना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, भैया E1 क्या है, ही कम्स बाय ट्रेन। भाई डॉक्टर ट्रेन से आया, उसकी संभावना कितनी है, 3/10। डाटा पढ़ रहे हैं हम, ही कम्स बाय ट्रेन। यहां पर स्टूडेंट अक्सर 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 गड़बड़ी करते हैं, तो इसको बस बोलना है सही। अगर बोलोगे सही तो करोगे सही। इसको कैसे, नीचे वाली चीज पता है, ऊपर वाली चीज चाहिए, ए गिवन भी है ना, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी। क्या पता है, E1 पता है। E1 क्या है, ही कम्स बाय ट्रेन। हमें पता है डॉक्टर साहब ट्रेन से आए, क्या चाहिए, ई चाहिए, वो लेट हो गए। डॉक्टर साहब ट्रेन से आए, लेट हो गए। भाई डॉक्टर साहब ट्रेन से आए तो लेट हो गए, कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/4 है ना। तो ये 1/4 आ गई। अब सेम चीज नीचे कॉपी मारी थी, वो तो मैं भी कॉपी कर लेता हूं। प्लस किसी को
दिक्कत परेशानी हुई तो दूसरा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि भाई डॉक्टर साहब बस से आए, डॉक्टर साहब बस से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5। अब इसको पढ़ना कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, E गिवन E2 कैसे पढ़ेंगे, ये हमें पता है, E2 हमें पता है। E2 क्या है कि डॉक्टर साहब बस से आए, और E हमें चाहिए, वो लेट हो गए, बस से आए लेट हो गए, बस से आए किधर जी, बस से आए और लेट हो गए, ये प्रोबेबिलिटी है 1/3। बस से आए लेट हो गए, समझ गए। ऐसे ही ये E3, probability of E3, he comes by scooter, he comes by scooter, what is the probability, 1/10? now my dear friends, probability of E given E3 मतलब E3 हमें पता है, वो डॉक्टर साहब स्कूटर से आए, E हमें चाहिए, वो लेट हो गए, भैया स्कूटर से आए लेट हो गए, वो 1/12 है ना। ये देखिए स्कूटर से आए लेट हो गए, वो 1/12 है। और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 वो अदर मीन से आए, अदर मीन से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और E4 हमें पता है, हमें पता है वो अदर मीन से आए और वो लेट हो गए, तो ये वो तो उसने कहा था कि भी जब वो अदर मीन से आएगा वो लेट नहीं होगा, तो इसकी संभावना कितनी है, 0। तो भाई अब फॉर्मूला बन गया है, वैल्यूज लग गई हैं, अब आपने कैलकुलेट करना और 6 नंबर ले लेने हैं। बात समझ गए है ना, तो ये कभी गलत नहीं करोगे। बेस थ्योरम का सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए, इस सवाल में कुछ पता होगा, कुछ चाहिए होगा। जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद इवेंट बनाने हैं, जो पता है ई जो चाहिए E1 के करस्पॉन्डिंग E2 E3 E4, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, जो पता है नीचे जो चाहिए ऊपर इक्वल प्रॉपर्टी, ऊपर वाले की टू प्रॉपर्टी पलट दो, सेम चीज नीचे मार के कॉपी, इसी स्टाइल में जितने इवेंट बनाए हैं E1 की जगह E2 प्लस डाल के E2 की जगह E3 एंड सो ऑन। समझ गए। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक सवाल फिर आ गया जी, देखते क्या चाहता है। A card from pack of 52 cards is lost, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता गुम गया। From the remaining cards, 2 cards are drawn. ताश की गड्डी में से एक पत्ता गुम गया। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता गुम गया, रह गए 51। इन 51 पत्तों में से हमने कितने पत्ते निकाले जी, 2। 2 कार्ड्स, ये लिखा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। ओहो, फाउंड टू बी, ये हमें पता है। क्या पता है कि जो 2 पत्ते निकले वो कौन थे, ईंट के पत्ते। कौन से पत्ते थे, ईंट के पत्ते। क्या पता है आपको, जो पता है ई बनाना, इस ई लिखना उसको। क्या पता भाई आपको, बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड्स। डायमंड ईंट का पत्ता होता है। डायमंड कौन सा पत्ता होता है जी, ईंट। और ईंट होती है हमारी लाल होती है ना ईंट, मैं लाल रंग बना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, both cards are drawn, both cards drawn are diamonds. Now find the probability of the lost card being diamond. Gentlemen, find the probability that the lost card being diamond, मतलब ये हमें चाहिए, find आ गया, what आ गया, तो इसका मतलब निकल, ये चीज चाहिए उसको। Find the probability that the lost card is diamond. डायमंड कौन सी होती है जी, डायमंड लाल होती है। अब भाई E1 के करस्पॉन्डिंग मैंने कहा था आपको E2 बनाओ, E3 बनाओ, E4 बनाओ, तो यहां पे बन सकते हैं भाई। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड हो सकता है तो लॉस्ट कार्ड हार्ट भी हो सकता है, लॉस्ट कार्ड स्पेड भी हो सकता है, स्पेड हुक्म का पत्ता। तो लॉस्ट कार्ड चिड़ी का पत्ता जिसको क्लब कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इवेंट बन गए जी, है ना जी।
मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ, हार्ट लाल होते हैं और हुक्म और चिड़ी काले पत्ते होते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये क्या बना लिए, इवेंट। अब मेरे भाई इवेंट बना लिए तो अब लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, छोटा छोटा लिखता हूं, जो पता है नीचे जो चाहिए ऊपर, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की इनटू प्रोबेबिलिटी पलट दो, सेम चीज नीचे मारो कॉपी, प्लस डाल डाल के इसी स्टाइल में E1 की जगह E2, E2 की जगह E3 और E3 की जगह E4. This is the second step, that is applying the formula. And third step, which is the most crucial one, is to find what you call fill the values. तो ये बड़े तरीके से करना है। Probability of E1, पत्ता गुआचा ईंट का, पत्ता गुम गया ईंट का। ईंट के पत्ते ताश में कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं ना ईंट के। हर सूट के 13 पत्ते होते हैं, 13 13 13 13 13 4 52 होता है। तो भाई 13 पत्ते ईंट के, एक पत्ता गुम गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 13C1। कौन सा ईंट का पत्ता गुना, 13 में से कोई एक। और टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 में से कोई एक। यू आर गेटिंग दिस? जगह थोड़ी कम है तो मैं काम करता हूं कि थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए, हाँ जी, द लॉस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ये थोड़ा सुपर इंपोज हो गया, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड के पत्ते कितने होते हैं, 13 में से कोई एक गुम गया, डिवाइडेड बाय 52 में से कोई एक गुम गया। अब ये दूसरे वाला, इसमें थोड़ा बड़े तरीके से कीजिएगा। अगर आप बोलेंगे सही, करेंगे सही, नीचे वाला पता है ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला पता है ऊपर वाला चाहिए। क्या पता है, E1 पता है। E1 क्या है मेरे भाई, E1 है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, हमें पता है एक पत्ता गुम गया, वो कौन सा था, ईंट का, ये हमें पता है, गुम गया। ओके, ई हमें चाहिए, ई क्या था, दोनों पत्ते डायमंड के निकले। भैया अगर आपको पता है एक पत्ता डायमंड का गुम चुका है, ठीक है जी, और अब आप चाहते क्या है कि 2 पत्ते निकले, कितने में से निकले, 51 में से निकले, है ना। तो दोनों पत्ते डायमंड थे। अब भाई एक पत्ता अगर डायमंड का गुम गया है तो इसका मतलब 12 पत्ते रह गए डायमंड के, और मैंने जो 2 निकालने हैं वो डायमंड ही निकालने हैं। तो 12C2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 51C2। एम आई राइट? समझ गए? अगर नहीं समझे तो नीचे वाले केस देख लीजिएगा। ये तो सेम चीज कॉपी कर ली है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि जगह बनी रहे। दिक्कत परेशानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम ही आनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या था, E2 था, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, स्पेड नहीं, हार्ट है ये। एक पत्ता गुमा हार्ट का, हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13 में से कौन सा पत्ता गुम गया जी, 13C1 ओवर 52C1। तो एक पत्ता हार्ट का गुम गया। अब ये यहां दिक्कत हो सकती है, दिक्कत नहीं होगी, पढ़ोगे सही, करोगे सही। नीचे वाला पता है ऊपर वाला चाहिए, क्या पता है, E2 पता है। E2 क्या है, E2 है पत्ता पान का गुम गया है, एक पत्ता पान का गुम गया, और क्या चाहिए, ई चाहिए कि 2 पत्ते ईंट के निकाले। अब भैया पत्ता पान का गुमा है तो ईंट तो 13 की 13 ही है ना, तो ये 13C2 डिवाइडेड बाय एक पत्ता तो गुमा है ना, तो 51C2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ रहे हैं ना बात? और ये अगली, ये भी सेम ही केस है, यही वाला केस बनना, और ये भी सेम केस है। तो मैं इंटू 3 कर दूं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, इंटू 3 कर देते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है। तो जेंटलमैन, यू सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, Bayes theorem has 3 parts: event making, formula, and supplying the value.